Hello students, I welcome you all to the online class of CATG. Today we are studying electrochemistry. बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे अगर हमें किसी रिएक्शन का E नॉट पूछा जाए, पोटेंशियल पूछा जाए और कई अलग अलग रिएक्शंस का E नॉट दिया हुआ रहे, जैसे मान लो हमें रिएक्शन 1 का E नॉट 1 दिया हुआ है, रिएक्शन 2 का E नॉट 2 दिया हुआ है और रिएक्शन 3 का E नॉट 3 पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले दिमाग लगाते थे कि रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को किस तरीके से मैनिपुलेट करें, जोड़ें या एक दूसरे को एक में दूसरे को घटाएं, क्या करें ताकि रिएक्शन 3 मिल जाए। अगर मान लो रिएक्शन 3 का वैल्यू रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 होता है तो हम बोलते थे डेल्टा जी, थर्ड रिएक्शन का डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन प्लस डेल्टा जी ऑफ सेकेंड रिएक्शन। या फिर अगर रिएक्शन 3 माइनस ऑफ रिएक्शन 1 प्लस ऑफ रिएक्शन 2 है, माइनस रिएक्शन 1 मतलब रिएक्शन 1 को घटाने से और रिएक्शन 2 को उसमें जोड़ देने से रिएक्शन 3 मिलता है, तो बोल सकते हैं हम लोग डेल्टा G3 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। इस तरीके से हम लोग डेल्टा G के माध्यम से फिर हम लोग यहां से थर्ड रिएक्शन का E नोट निकाल सकते हैं। मान लो यहीं से अगर थर्ड रिएक्शन का E नोट निकालना हो तो लिखेंगे माइनस NF, एन फैक्टर F इंटू E नोट 3, ये थर्ड रिएक्शन का E नोट है, इज इक्वल टू माइनस NF F इंटू E नोट 1 और प्लस ऑफ माइनस NF F इंटू E नोट 2। ये इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी रिएक्शन का पोटेंशियल। अगर कुछ दूसरे रिएक्शंस के पोटेंशियल दिए हों, जिन रिएक्शंस को जोड़ करके ये थर्ड रिएक्शन ऑब्टेन किया जा सके। ये NF है थर्ड रिएक्शन का एन फैक्टर, ये है फर्स्ट रिएक्शन का एन फैक्टर, ये है सेकेंड रिएक्शन का एन फैक्टर। एन फैक्टर हर जगह अलग अलग है, अगर हर जगह एन फैक्टर सेम है तो एन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लास्ट क्लास में पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखे थे, ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है। चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो सेल का पोटेंशियल है, चाहे वह एनोड का पोटेंशियल हो, चाहे कैथोड का पोटेंशियल हो, या फिर चाहे कंप्लीट सेल का पोटेंशियल हो, ये पोटेंशियल क्या कंडीशन चेंज करने से चेंज होता है? कंडीशन चेंज करने का मतलब क्या है? हमने अभी तक पढ़ा है स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में कि जहां पर भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन लेना है वो तुम्हें 1 मोलर लेना है, जहां पर भी कुछ प्रेशर लेना है वो 1 बार प्रेशर लेना है, और जहां पर भी टेम्परेचर लेना है वो 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज कर दें, अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, तो क्या पोटेंशियल चेंज हो जाएगा? चाहे वह एनोड का पोटेंशियल हो, चाहे कैथोड का पोटेंशियल हो, या फिर चाहे पूरे सेल का पोटेंशियल हो। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लिखो डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल, डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन concentration and टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पर सेल का पोटेंशियल किस तरीके से डिपेंड करता है। सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल। तो देखो इसको पढ़ने के लिए, इस डिपेंडेंस को जानने के लिए सेल पोटेंशियल का टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो रिलेशन है उसको समझने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स का एक प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, और वो प्रिंसिपल है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस
RTln Q। ये प्रिंसिपल ये कहाँ से आया इसके बारे में भूल जाओ। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हम अभी प्रूफ नहीं करने वाले हैं। ये फॉर्मूला पहले याद रख लो तुम लोग। हाँ, खास बात है इस फॉर्मूले का भी यूज नहीं करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इस फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला बनाएंगे और जो नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे उस फॉर्मूले को हर जगह यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को कभी भी डायरेक्टली इस चैप्टर में यूज नहीं करना है, इसलिए इस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। इस फॉर्मूले में क्या क्या जो सिंबल्स हैं उनके मतलब क्या है। जैसे डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी है फ्री एनर्जी चेंज। ऑफ कोर्स किसी रिएक्शन का ही होगा ये, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, RXN रिएक्शन। ठीक है, डेल्टा जी नॉट क्या है, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत है, स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड कंडीशन। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू तुम लोग जल्दी से लिख लोगे कॉपी में, हम नहीं बताएंगे, तुम्हें पता है इसका वैल्यू क्या है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, यानी जिसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, Q क्या है, रिएक्शन कोसेंट। तुम्हें रिएक्शन कोसेंट कुछ याद आ रहा है? एड्रेस बताते हैं इसका। ये व्यक्ति अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो इसका एड्रेस बताते हैं। इसका एड्रेस है क्लास 11th चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। याद आ गया, रिएक्शन कोसेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा ही दिखने वाला एक क्वांटिटी हुआ करता था, रिएक्शन कोशेंट। चलो देखते हैं इस फॉर्मूले से कैसे हम लोग एक यूजफुल फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं जिसको पोटेंशियल से रिलेट किया जा सके। देखो डेल्टा जी को तुम बोल सकते हो -n फैक्टर F इंटू ई सेल। कोई दिक्कत? तो जब डेल्टा जी को -NF ई सेल बोलोगे तो डेल्टा जी नोट को क्या बोलोगे? बोलना पड़ेगा -NF ई नोट सेल, दैट्स ऑल। ये स्टैंडर्ड स्टेट पे तो ई नोट लगा दिए, ये किसी भी कंडीशन पे तो ई नोट नहीं लगाए। ये एक ही सेल का बच्चों, जिस सेल का तुम डेल्टा जी निकालना चाहते हो उसी सेल का डेल्टा जी नोट लेना पड़ेगा। यानी कि NF जो है n फैक्टर वो कॉमन रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग वैल्यू तो है नहीं। किसी एक ही रिएक्शन का ये भी n फैक्टर है, उसी रिएक्शन का ये भी n फैक्टर है। अंतर क्या है कि किसी रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल इधर रखना है और किसी दूसरे कंडीशन पर पोटेंशियल फॉर्मूला में इधर रखना है। F तो क्या है 96500, F इज इक्वल टू 96500 कूलम अप्रोक्सीमेटली। मैंने तुम्हें बोला था इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताओगे। कितने लोगों ने निकाला है? हालांकि हम तो नहीं जान पाएंगे, तुम्हें मैं बता भी नहीं सकते हो डायरेक्टली, हम तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें देख भी पा रहे हैं, आत्मा से हम तुम्हें देख पा रहे हैं, हम अपने मन से तुम्हें देख पा रहे हैं। और अगर तुमने सॉल्व किया होगा तो हमें अच्छा फील हो रहा होगा अंदर से। अब पता नहीं तुमने इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाला है या नहीं निकाला है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हमें पता नहीं अच्छा लग रहा है अंदर से कि तुम लोग जरूर से बहुत सिंसियर बच्चे हो तुम लोग, तो तुम लोगों ने इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाला होगा। ठीक है, हमें बताना कितना निकाले हो एग्जैक्ट तुम लोग जब भी वीडियो देखोगे तब। चलो तो ये अब आगे इसके लिखते हैं, देखो RTln Q। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। और तो यहां से देखो NF से डिवाइड कर दो, N इन इससे -NF इस पूरे क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, लेफ्ट साइड राइट साइड बोथ। तो क्या देखो यहां क्या बचेगा? अगर तुम हर जगह नीचे लिख ही देते हैं, देखो -NF n फैक्टर इंटू F, यहां पर भी डिवाइड कर दो -n फैक्टर इंटू F, और यहां पर भी डिवाइड कर दो -n फैक्टर इंटू F। हर जगह डिवाइड कर दिया।
कोई दिक्कत? तो क्या बचा देखो, ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ बचा ई नॉट सेल माइनस, ये देखो माइनस हो गया इधर, आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो इस फॉर्मूला को। क्यू क्या है? रिएक्शन कोशेंट है। एन एफ क्या है? एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट टी है, टेम्परेचर ई नॉट सेल। कोई दिक्कत? कोई परेशानी बच्चों? तो ये देखो, ये क्या बता रिएक्शन? ये बता रहा है कि अगर तुम्हें स्टैंडर्ड कंडीशन पर पोटेंशियल पता है किसी सेल का, किसी सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल कैसे पता चलेगा? बताओ, सोच के बताओ एक बार। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता कर चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने पहले ही अलग अलग इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल रखा है। तो अगर तुम्हें एक बैटरी बनाना है तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता है, तो दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल से तुम पूरे बैटरी का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल को इधर रख दोगे। किसी दूसरे कंडीशन पर, किसी दूसरे टेम्परेचर पर अगर तुम्हें पोटेंशियल चाहिए होगा तो वो वैल्यू कैसे निकलेगा? यहां पर टेम्परेचर का वैल्यू चेंज करके रखोगे। किसी दूसरे कॉन्सेंट्रेशन पे तुम्हें पोटेंशियल चाहिए होगा तो क्यू के अंदर तुम्हें नया कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो ये फॉर्मूला जल्दी से लिख लो और इस फॉर्मूले को ध्यान रखोगे। आगे एक क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मिटा दें इसको बच्चों, अगर तुम लोग नोट डाउन कर लियो तो। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सेल। एक सेल से रिलेटेड कुछ बातें हैं और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अ सेल। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पहला है, मोर देन वन सही है बच्चों, ध्यान देना। पहला है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT by NF into F log Q। दूसरा है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ई सेल इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल इक्वल टू 0। चौथा है, E naught cell is equal to RT 2.303 RT by n factor into F log K इक्विलिब्रियम। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, तुम्हें सभी सही ऑप्शंस को टिक करना है। ध्यान रखना, अगर सभी सही ऑप्शन को तुमने टिक कर लिया तो तुम्हें मार्क्स दिया जाएगा, नहीं तो अभी तुम्हें मार्क्स हम नहीं देंगे। ठीक है, चलो जल्दी से टिक करके बताओ हमें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलो हम चेक करते हैं एक बार। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये इक्वेशन यूज नहीं करना है, हमने बता दिया था अभी कौन सा इक्वेशन यूज करना है। इक्वेशन यूज करना है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ इंटू एफ, ये टी है, आर टी बाय एन एफ इंटू एफ एल एन क्यू। ये इक्वेशन हमें यूज करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो इस इक्वेशन को मिटा भी देते हैं हम लोग। चलो अब देखो पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या सही है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी। देखो एक काम करते हैं, एल एन को लॉग में कन्वर्ट करो। क्या करोगे बताओ तो? ई नॉट सेल माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 आर टी बाय एन एफ इंटू एफ। कोई दिक्कत? लॉग क्यू पहला सही हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कोई दिक्कत बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू 0 होता है क्या? हमने पढ़ा है पहले क्या थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा जी इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्शन ऐसा कंडीशन पे चला गया है जहां पर अब उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत? ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है ना बैकवर्ड चल रहा है, नेट। हो सकता है फॉरवर्ड भी चल रहा हो बैकवर्ड भी चल रहा हो, पर नेट कोई चेंज नहीं हो रहा। जब नेट कोई चेंज नहीं हो रहा है तो नेट फ्री एनर्जी का चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा जी अगर इक्विलिब्रियम पे 0 है तो डेल्टा जी होता है माइनस एन फैक्टर इंटू एफ इंटू ई सेल। तो बताओ ये 0 हो गया तो इनमें से कौन सा क्वांटिटी 0 होगा? एफ तो 0 हो नहीं सकता है, एन फैक्टर तो किसी रिएक्शन का 0 होगा नहीं, क्योंकि अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे ही, तो ई सेल को 0 होना पड़ेगा। तो ई सेल इक्वल टू 0 तुम बोल सकते हो। तो दूसरा भी सही हो गया। अच्छा ई नॉट सेल भी 0 होगा क्या? नहीं। अरे सेल का जो पोटेंशियल है तब 0 होगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो 0 हो भी सकता है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे इक्विलिब्रियम नहीं आया तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल का पोटेंशियल 0 नहीं होगा। तो ऐसा बोल देना कि इक्विलिब्रियम पर हमेशा ई नॉट सेल 0 होगा, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लियर है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल 0 नहीं होता है। तीसरा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी बाय एन एफ एफ लॉग के इक्विलिब्रियम। ये कैसे आया यार? लॉग के इक्विलिब्रियम। चलो एक बार जल्दी से चौथा ट्राई करो, कोशिश करो। इतना जो हम सॉल्व किए इसको मिटा दे रहे हैं पहले हम। चलो ट्राई करते हैं कैसे। पहले काम करते हैं ना, यहीं पर हम लोग ln को log में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2.303 आर टी बाय एन एफ, एन फैक्टर इंटू एफ इंटू एफ लॉग के क्यू। कोई दिक्कत? अब जब तुम्हें इक्विलिब्रियम पे ले जाओगे, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ई सेल हो जाएगा 0, ई सेल इक्वल टू 0, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मतलब है कोई एक बैटरी लाए तुम, डिस्चार्ज हो गया, बात खत्म। बैटरी लाइट डिस्चार्ज हो गया भाई, रिएक्शन बंद हो गया, इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया, बैटरी का पोटेंशियल 0 हो गया। अभी क्या है कि हम लोग घर पे बैटरी वगैरह देखते नहीं इन जनरल, पर तुम मान लो ऐसा कि इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया, तो इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गया। या फिर बैटरी से जो भी चीजें चल रहा है, जैसे मोबाइल का बैटरी है, ये मोबाइल है, इसका बैटरी है, डिस्चार्ज हो गया, ऑन करेंगे ऑन नहीं होगा। देखो हालांकि ये ऑन हो गया क्योंकि ये चार्ज था अभी, लेकिन डिस्चार्ज हो गया तो ऑन करेंगे ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सप्लाई नहीं हो रहा है ना, करंट चल नहीं रहा है सर्किट में। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है जब रिएक्शन रुक गया, रिएक्शन रुक गया तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ई सेल 0 हो गया तो ये पूरा टर्म देखो लेफ्ट साइड हो गया 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन फैक्टर इंटू एफ।
सेल को अच्छे से लिखते हैं ताकि क्लियरली, CELL, ठीक है चलो, ई नॉट सेल। अब बताओ, ये तो हमने लिख दिया है इक्वेशन। अब यहां जो लिखोगे लॉग इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या Q के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है क्या? हाँ, Q जब K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है उसी टाइम को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो Q हो जाएगा K इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, ये दो चीज यूज कर लिया हम लोग। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया, क्या देखो, अब इस पूरे टर्म को इधर ले आओ या ई सेल को इस साइड ले आओ, तो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल नहीं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाय NF इंटू F लॉग K इक्विलिब्रियम। तो D भी तुम्हारा सही हो गया। सभी फॉर्मूला को तुमको याद नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि ये एक फॉर्मूला को याद किए फिर इस फॉर्मूले को भी याद कर लिए। कभी मान लो किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ दिया और ई नॉट सेल दिया हुआ है, तुम निकाल सकते हो, बड़ा अच्छा काम का फॉर्मूला है। या फिर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, उस रिएक्शन का ई नॉट सेल, रिएक्शन क्या है तुम्हारे लिए? एक सेल है, सेल क्या है? सेल एक रिएक्शन है। एक बैटरी बना हुआ है, वहां से तुम्हें रिएक्शन तक पहुंचना है, दैट्स ऑल। तुम्हारे लिए बैटरी सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन और कुछ भी नहीं है। तो एक रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकता है, उस रिएक्शन का पोटेंशियल हो सकता है। सेल भूल जाओ, बैटरी भूल जाओ, तुम्हें बैटरी का स्टैंडर्ड कंडीशन पे पोटेंशियल दिया हुआ है, तो तुम उस बैटरी या उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला बड़ा काम का है, पर याद इसको नहीं करना है। याद किसको करना है? सिर्फ ये वाले फॉर्मूला को, ओरिजिनल फॉर्मूला को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, नोट करके एक बात लिखोगे, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन एंड remains constant during operation of cell। ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन थिएटर नहीं, बैटरी जब कोई ऑपरेट कर रहा होता है, बैटरी जब कोई चल रहा होता है, तो हम मान सकते हैं कि कमोबेश लगभग टेम्परेचर वही 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेंटेन रहता है। तो टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि वो जो रिएक्शन हम लोग अभी पोटेंशियल का निकाले थे, उसमें और क्या क्या फर्दर यूज किए जा सकते हैं। जैसे देखो, तो अगर टेम्परेचर चेंज ना हो तो तुम लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर का वैल्यू जल्दी रखो, ऐसा यूनिट में आर का वैल्यू रखो जल्दी से। तो आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल। ऐसा यूनिट में चलो वैल्यू अगर रखते हैं ना, तो हमें यूनिट भी रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी फॉर्मूला को अगर तुम 100% ऐसा यूनिट में ऑपरेट करते हो, तो होता क्या है कि तुम्हें जो आंसर आता है वो ऐसा यूनिट में ही आता है, तो तुम्हें यूनिट रखने का जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को सॉल्व करते समय यूनिट नहीं रखेंगे, बस उसका वैल्यू रखेंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 8.314 आर इंटू टी। टी कितना है? 298 केल्विन, वो भी नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें पता है आंसर आ जाएगा डायरेक्टली ऐसा यूनिट में। एन एफ का वैल्यू वो तो पता नहीं, वो तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा ना, और एफ का वैल्यू भी रख दिया जाए तो वह है 96500 कूलम। वो भी कूलम भी नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि सबका जो डायरेक्ट वैल्यू आने वाला है ये है लॉग क्यू। अभी 2.303 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, क्योंकि ये तो अभी एक्चुअली लॉग क्यू नहीं, एल क्यू है, नेचुरल लॉग क्यू है। तो यहां हम क्या करते हैं, इंटू 2.303 लॉग क्यू। अब ये जो वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कमोबेश चेंज नहीं होगा। जब तक तुम टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे ये चेंज होगा ही नहीं। और बिलीव मी
किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें टेम्परेचर चेंज करने के बारे में नहीं दिया रहेगा। तो इसीलिए क्यों ना हम पहले ही इस चीज का, ये जो क्वांटिटी है ह्यूज कैलकुलेशन इधर इन्वॉल्व होने वाला है, पहले ही कैलकुलेट कर लें। तो देखो ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ये जो पूरा वैल्यू है वो कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.059 बाय एन एफ लॉग क्यू। देखो किसी का 0.059 के अलावा भी हल्का सा कुछ डिजिट जहां पे चेंज हो सकता है, 0.0589 ऐसा अप्रोक्सीमेटली इतना आता है, ठीक है। अब किसी का वैल्यू थोड़ा सा डिफर कर सकता है, हम तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे अभी। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, हम बोल देंगे ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन एफ लॉग क्यू। तो ये जो फॉर्मूला है ये तुम बच्चों याद रखोगे, ई सेल। बस ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान करके 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान करके फॉर्मूले को हमने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे और इसी फॉर्मूले को हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं आगे के सभी क्वेश्चंस में। ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला हाफ सेल के लिए है, फुल सेल के लिए है, किसके लिए है। हाफ सेल मतलब सिर्फ एनोड, हाफ सेल मतलब सिर्फ कैथोड, फुल सेल मतलब एनोड प्लस कैथोड। किसके लिए फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसी भी सेल के लिए है, वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ सेल। हाफ है, फुल है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एनोड को हाफ सेल मान करके फॉर्मूला लगा सकते हो, सिर्फ कैथोड को हाफ सेल मान के फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों को जोड़ करके फुल सेल मान करके फॉर्मूला लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो। चलो जैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तब समझेंगे इसका मतलब हम लोग। पहले तुम नोट डाउन कर लो इस फॉर्मूले को, जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है, ठीक है। देखो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए बस एक चीज तुम्हें जानना होता है पहले से। क्या जानना होता है, रिएक्शन तो तुम्हें लिखना पड़ेगा बैटरी को देख करके या सेल को देख करके, तुम्हें जानना होता है ई नोट पहले से। और ई नोट का निकालने के लिए तुमको तरीका दिया रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर हाफ सेल है जिसका ई नोट नहीं दिया रहता है, या जो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड जिसका ई नोट नहीं दिया रहता है, और वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नोट कितना होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नोट होता है, बताओ। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नोट होता है 0 वोल्ट। तो वो तुम्हें दिया नहीं रहता है क्योंकि वो तो रेफरेंस है ना, वो आप सबको पता होना चाहिए, ऐसा मानते हैं ये लोग एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए नहीं दिया रहता है, ठीक है। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट, पहला है 298 केल्विन, concentration of H plus is equal to 1 molar and partial pressure of H2 gas is equal to 1 bar। कोई दिक्कत। दूसरा है 398 केल्विन, concentration of H plus is equal to 1 molar, partial pressure of H2 gas is equal to 1 bar। कोई दिक्कत। तीसरा है 298 केल्विन, concentration of H plus is equal to 0.01 molar, partial pressure of H2 gas is equal to 1 bar। ये 3 क्वेश्चंस हैं, 3 अलग अलग कंडीशंस पे तुम्हें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल पता करना है बच्चों, ठीक है। चलो जल्दी से ट्राई करो पहला। चलो कोशिश करते हैं पहला रिएक्शन, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो
तो चलो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश मात्र किया जाए। रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि H प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आगे से हम एक्वस वगैरह नहीं लिखेंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है, मान के चलेंगे कि एक्वस है। एग्जाम में लिखोगे बच्चों, बोर्ड एग्जाम वगैरह में आ जाए तो एक्वस लिखोगे, ठीक है ना। ये H2 गैस आ गया, ठीक है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। रिडक्शन पोटेंशियल हमें निकालना है। बताओ, इससे ज़्यादा तकलीफ कोई नहीं। इस रिएक्शन का एन फैक्टर भी तो पता चल ही गया होगा भाई, कितना एन फैक्टर, 2 है एन फैक्टर। चलो आगे बात करते हैं। तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे ई सेल, ये एक हाफ सेल है, कोई दिक्कत नहीं। यहां कौन सा लिखा हुआ है, फुल सेल या हाफ सेल। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी, सॉरी आर टी नहीं, आर टी क्यों लगाएंगे भाई, 298 केल्विन पे तो फॉर्मूला हमारे पास अलग से है ना। क्या फॉर्मूला बताओ, 298 केल्विन पे फॉर्मूला है हमारे पास 0.059 या फिर 0.06, 059 को लिख देते हैं 0.06 बाय एन फैक्टर लॉग क्यू। अच्छा, तो अब हमें देखो क्या क्या पता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल बताओ क्या है, 0 है, ये तो 0 है, माइनस 0.06 बाय एन फैक्टर कितना है बताओ तो, एन फैक्टर है 2। और सारा मामला आकर के अटक गया है क्यू निकालने पर। क्यू कैसे निकलेगा भाई, तो क्यू निकाल ही दिया जाए, और क्या। क्यू कैसे निकलेगा बताओ, के इक्विलिब्रियम जैसे क्यू निकलता है। तो इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, के इक्विलिब्रियम लिखोगे, इधर गैस है तो लिखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय, उधर एक्वस है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। अब तुम बोलोगे कि ये क्या होगा, इधर पार्शियल प्रेशर इधर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा होता है क्या। हाँ तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जब भी तुम्हें के इक्विलिब्रियम या क्यू निकालना हो तो के इक्विलिब्रियम का भी यही फॉर्मूला होता है, क्यू भी ऐसे ही निकालते हैं, इसको लिख देते हैं हम क्यू। तो जितने भी गैसियस कंपोनेंट हैं उनका पार्शियल प्रेशर लेना है तुम्हें एटीएम या फिर बार में। अब देखो, लेना तो एक्चुअली बार में होता है, लेकिन एटीएम और बार लगभग बराबर होता है, इसलिए एटीएम भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी कॉन्सेंट्रेशन है सबको लेना है मोलैरिटी में। अभी हम लिखवा देंगे तुम्हें, ठीक है, कि क्यों निकालते समय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी पार्शियल प्रेशर हैं सबको लेना है एटीएम या फिर बार में, और जितने भी कॉन्सेंट्रेशन है सबको लेना है मोलैरिटी में। और इसका यूनिट भी नहीं लिखना है। क्यों यूनिट नहीं लिखना है, क्योंकि इसका यूनिट कभी तुम चेंज कर ही नहीं सकते अपने मन से। प्रेशर का यूनिट हमेशा बार में ही लेना है या फिर एटीएम में ही लेना है, और कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोलैरिटी में ही लेना है। तो ठीक है, जो यूनिट आता होगा। और ऐसे भी लॉग के जो ये साइड है ना, यहां पर तुम कुछ भी यूनिट रखो, उससे मतलब नहीं होगा, क्योंकि लॉग जो आउटपुट देता है ना वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है तुम्हें आउटपुट। इसीलिए क्यू का वैल्यू निकालते समय तुम्हें यूनिट पे ध्यान नहीं देना है, कौन सा यूनिट है नहीं है, बस सिर्फ तुम्हें एक बात ध्यान देना है कि जितने भी पार्शियल प्रेशर हैं सबको रखना है बार में या फिर एटीएम में, और जितने भी कॉन्सेंट्रेशन है सबको रखना है मोलैरिटी में। अभी लिखवा देंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। पार्शियल प्रेशर कितना है बताओ, 1 बार, तो 1 लिख दो, बार नहीं लिखो इधर, बस 1 लिख दो। H प्लस कितना है 1 मोलर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, Q इज इक्वल टू 1। क्यों यूनिट नहीं लिखे, क्योंकि लॉग के अंदर कुछ भी लिखोगे तो लॉग जो पूरा वैल्यू देता है वो एक नंबर देगा तुम्हें, log 10 इज इक्वल टू 1 देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इधर कोई यूनिट तुम्हें लिखना ही नहीं है, और इसलिए भी क्योंकि यूनिट तो तुम चेंज कर ही नहीं सकते हो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते समय यूनिट हमें भी नहीं लिखना पड़ता है। तुम्हें अगर याद हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी तो यूनिट लिखने का जरूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि यूनिट निकालना ही नहीं होता है हमें कभी इसका, क्योंकि इसका यूनिट चेंज किया ही नहीं जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से Q कितना हो गया 1 हो गया, ये हो गया log 1, और log 1 होता है 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0 माइनस 0, तो ये हो गया 0 वोल्ट आ गया यार, ये कैसा था 0 वोल्ट कैसे आ गया।
अच्छा 0 वोल्ट तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है भाई। देखो 298 केल्विन टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन सभी 1 मोलर है, पार्शियल प्रेशर 1 बार है, यही तो स्टैंडर्ड स्टेट है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड स्टेट पे पोटेंशियल 0 वोल्ट ही आना चाहिए, तो इसमें दिक्कत क्या है, आएगा ही 0 वोल्ट। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई फॉर्मूला सही सही रिजल्ट दे रहा है। क्यों सही सही दे रहा है भाई, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, पार्शियल प्रेशर 1 बार हो, तो पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, और यहां से निकल करके आ गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले मुझे एक डाउट मेरे मन में आ गया भाई। वो डाउट ये आ गया कि अगर रिएक्शन को हमने दूसरे तरीके से लिखा होता तो क्या होता। अगर रिएक्शन को दूसरे तरीके से हमने लिखा होता तो क्या होता। अगर लिखा होता H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से हाफ H2 तो क्या होता। तुम कोशिश करोगे इस क्वेश्चन में, हम ये बात तुम्हें दूसरे क्वेश्चन में बताएंगे कि अगर रिएक्शन को दूसरे तरीके से लिखे होते तो क्या फर्क पड़ता। हम वो तुम्हें तीसरे क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। चलो तब तक तुम कोशिश करके एक बार देख लोगे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता भी है या भी नहीं भी पड़ता है। तब तक के लिए कंफ्यूजन तुम्हारे मन में बना रहे और हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं। चलो आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 2 में क्या है, फिर वही रिएक्शन तो यही है, रिएक्शन तो चेंज हम कर नहीं रहे, सेम रिएक्शन ले लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में रिएक्शन चेंज कर करके देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। अभी रिएक्शन फिक्स कर दिया जाए, रिएक्शन यही है, बस फॉर्मूला पुट करना है। दूसरा है, अब देखो दूसरे में टेम्परेचर चेंज हो गया है ना, तो हमें फॉर्मूला में टेम्परेचर वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा। ये 0.06 रखने से काम नहीं चलेगा। तो चलो लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 R इंटू टी बाय NF इंटू F लॉग Q। कोई दिक्कत, लॉग Q। चलो अब इस चीज को सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो ई नॉट सेल कितना है, 0 वोल्ट है। हाइड्रोजन का ई नॉट सेल 0 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 वोल्ट, माइनस 2.303 RT। चलो इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले Q का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Q का वैल्यू कितना होगा बताओ यहां पर दूसरे क्वेश्चन में। तो Q हो जाएगा तुम्हारा, ये रिएक्शन देख के Q निकालो, देखो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय H प्लस का स्क्वायर। कोई दिक्कत, H2 गैस का पार्शियल प्रेशर बताओ दूसरे क्वेश्चन में 1 बार यानी 1, H प्लस का स्क्वायर 1 मोलर 1 स्क्वायर, Q आ गया 1। इधर चलो कुछ वैल्यू है 2. इधर जो भी वैल्यू है ना सबको हम ऐसे बाद में लिख देंगे इधर अंदर में, ठीक है। लॉग Q कितना हो गया, लॉग 1 हो गया। लॉग 1 कितना होता है, लॉग 1 होता है 0। तो फिर से आंसर कितना आ गया, 0 माइनस 0, तो फिर से आंसर आ गया 0 वोल्ट। अरे इस बार भी 0 आ गया, ये क्या है भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमेशा 0 रहेगा क्या। ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन वाला मैच कर गया था इसलिए 0 आया। ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन जैसा ही मैच कर गया, सिर्फ टेम्परेचर को छोड़ करके। लेकिन वैल्यू सेम 0 स्टैंडर्ड कंडीशन वाला क्यों आ गया, वो इसलिए कि जब तक Q1 आता रहेगा तब तक तुम इधर कुछ भी रखो, log 1 हो जाएगा 0, इस पूरे टर्म को 0 कर देगा। फिर से सुनो, जब तक Q1 आता रहेगा, Q कब तक 1 आता रहेगा, जब तक कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, पार्शियल प्रेशर 1 बार है। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, पार्शियल प्रेशर 1 बार, तो Q हमेशा 1 आता रहेगा। जब तक Q1 आता रहेगा, Q1 आता रहेगा, ये पूरा टर्म इधर कुछ भी टेम्परेचर रख लो, ये पूरा टर्म 0 होता रहेगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। नोट करके 2 बात लिखोगे तब तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी से नोट करके लिखो, पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, इसको जो सॉल्यूशन 2 नंबर तक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात लिखो नोट करके। तो पहला बात क्या लिखोगे,
पहला बात लिखोगे as long as all concentrations are 1 molar and partial pressures are 1 bar. As long as all concentrations are 1 molar and partial pressures are 1 bar, E cell remains equal to E naught cell. E cell E naught cell के बराबर रहता है, क्योंकि ये वाला टर्म जो है ना वो जीरो हो जाता है, क्योंकि Q जीरो हो जाता है. E cell remains equal to E naught cell irrespective of temperature. E cell remains equal to E naught cell irrespective of temperature. टेम्परेचर को कुछ भी कर दो, ई सेल ई नॉट सेल के बराबर ही रहेगा जब तक तुम Q को 1 करते रहोगे, क्योंकि Q 1 होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया. टेम्परेचर कुछ भी ले लो. Q 1 कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन 1 रहेगा, पार्शियल प्रेशर 1 रहेगा. कोई दिक्कत? चलो एक स्टेटमेंट पूछ रहे हैं तुम्हें वर्बली, तुम्हें बताना है यस और नो. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+1 मोलर है और पार्शियल प्रेशर 1 बार है. टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ, पोटेंशियल चेंज करेगा या नहीं? यस और नो? नो. क्यों? क्योंकि जब तक Q1 है, यानी कि पार्शियल प्रेशर 1 और कॉन्सेंट्रेशन 1, तब तक टेम्परेचर कुछ भी कर दो, हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 वोल्ट ही रहने वाला है. चलो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद आज हम लोग ब्रेक ले लेंगे. चलो तीसरा जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम पहला दूसरा क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं. चलो तीसरा क्वेश्चन को हम एक बार लिख देते हैं फिर से कि एट 298 केल्विन था, H+ का कॉन्सेंट्रेशन था 0.01 मोलर और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस था 1 बार. कोई दिक्कत? क्या करोगे? सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे. चलो इस क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं. रिएक्शन लिखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा जा रहा है तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन से बन गया H2 गैस, और यहां से लिख दोगे तुम N फैक्टर इज इक्वल टू 2. कोई दिक्कत? N फैक्टर 2 हो गया. अब क्या करोगे? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस टेम्परेचर अगर 298 केल्विन है तो फॉर्मूला लगा सकते हो 0.059 या 0.06 बाय N फैक्टर कितना होता है, चलो वैल्यू रख देंगे बाद में, इनटू log Q. देखो सब कुछ इस फॉर्मूले में बहुत आसानी से पता चल जाता है. ई नॉट सेल तो दिया ही रहता है मैक्सिमम केस में, NF तो तुरंत पता चल जाता है. मेन है Q निकालना. Q निकाले तुम्हारा समस्या समाधान हो गया. चलो Q निकालो एक बार जल्दी से. तो Q निकाला जाए. Q हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बाय H+ का स्क्वायर. पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना है? 1 बार है. यूनिट नहीं लिखना है क्योंकि Q का यूनिट चेंज कर ही नहीं सकते हो कभी. तो यूनिट क्यों लिखें जब यूनिट में कुछ चेंज हो ही नहीं सकता है, हमेशा वही यूनिट लेना है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हो गया 1 और H+ का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.01 का स्क्वायर. क्योंकि H+ का कोफिशिएंट 2 है ना, तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा. इसका कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इसका स्क्वायर नहीं होगा. तो ये कितना हो गया बताओ? देखो ये हो गया 0.0001, तो ये हो गया 10⁻⁻⁴, यानी कि हो गया 10⁴. ये तुम्हारा हो गया Q. कोई दिक्कत? चलो अब इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना है बस तुम्हें. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल है तुम्हारा 0 माइनस 0.06 बाय NF हो गया 2 और log Q की जगह पर 10⁴ रख दिए. कोई दिक्कत? रिडक्शन पोटेंशियल पूछा जा रहा था, रिडक्शन रिएक्शन लिखे, N फैक्टर निकाले, Q का वैल्यू रख दिए, H2 का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय H+ के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. ये 10⁻⁻² का स्क्वायर है तो ये 10⁻⁴
4 बन जाएगा नेट तुम्हारा। ठीक है ना, इसको देख लेना एक बार कैलकुलेशन में, अगर डिफिकल्टी हो रहा हो तो डिटेल्ड में लिख के कैलकुलेशन कर लेना। चलो अब देखो आगे क्या है, आगे इसका वैल्यू निकाला जाए तो ये तो 0 हो गया और ये हो गया माइनस, और ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.06 इंटू 4 बाय 2 log 10, log 10 होता है 1, तो ये हो गया 1, ये 2 2 जा 4 तो हो गया 0.06 0.12 माइनस 0.12 आ गया तुम्हारा आंसर। ऑफ कोर्स ये वोल्ट में है आंसर, तो हम यूनिट लिख देते हैं माइनस 0.12 वोल्ट, या और पहले ऐसे लिख देते हैं इसको अच्छे से, तो ये आ गया दिस इक्वल टू माइनस 0.12 वोल्ट। ठीक है, यूनिट बीच में क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला को हम एसआई यूनिट में ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए आंसर वोल्ट में ही आना है। ये जो 0.06 वगैरह है ना, ये सब एसआई यूनिट में कैलकुलेट किया हुआ वैल्यूज हैं। ठीक है, चलो लॉग के अंदर का यूनिट तो ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि लॉग जो आउटपुट देता है तुम्हें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। चलो आगे बात करते हैं, आंसर तो आ गया, आंसर इतना है। अब क्वेश्चन उठता है जो हम बोले थे तुम्हें पहले क्वेश्चन में, जो डाउट तुम्हारे मन में हम क्रिएट किए थे, जो कंफ्यूजन क्रिएट किए थे, कि देखते हैं उसका सोल्यूशन तुम लोग ढूंढ पाए कि नहीं। कि अगर मान लो हम रिएक्शन चेंज कर दें, हम लिख दें H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से हाफ H2 गैस, तो क्या पोटेंशियल चेंज हो जाएगा? देखते हैं एक बार। एन फैक्टर बताओ कितना हो गया? 1 हो गया इस बार, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। कोई दिक्कत? फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला तो वही रहेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन फैक्टर कितना है? 1 है। कोई दिक्कत? या 1 इधर लिखते हैं एन फैक्टर, बाद में वैल्यू 1 पुट कर देंगे। लॉग क्यू निकालने पर फोकस करना है तुम्हें, तो क्यू निकालने पर फोकस करते हैं। क्यू हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 1/2, इसी तरीके से निकालते हैं ना, के इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। इस बार स्क्वायर वगैरह नहीं करना है। कितना हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का पार्शियल प्रेशर है 1 और 1/2 यानी √1 हो गया, पावर 1/2 मतलब रूट, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, तो यहां से कितना आ गया वैल्यू? दिस इज इक्वल टू 100 आ गया, 100 यानी 10 टू द पावर 2। कोई दिक्कत? अब चलो क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल है 0 माइनस 0.06 बाय एन फैक्टर है 1 लॉग 10 टू द पावर 2, तो क्या आ गया देखो, यहां से आ गया माइनस 0.06 इंटू 2 पहले आ जाएगा तो इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, और log 10 हो गया 1। कोई दिक्कत? log 10 कितना हो गया? 1। या हम इधर लिख देते हैं, इसको नीचे में लिखते हैं, तब कंपेयर कर पाएंगे एक्चुअली हम लोग। तो यहां से क्या आ गया? ये आ गया माइनस 0.06 बाय 1 इंटू 2 log 10। चलो पहले आंसर देख लीजिए, आंसर कितना है? तो आंसर हो गया माइनस 0.12 वोल्ट, क्योंकि log 10 हो गया 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर तो सेम आ गया है। अब देखो 2-3 बात यहां पे बता रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमने तुम्हें पहले ही क्लास से कहना स्टार्ट किया है कि पोटेंशियल जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता है, डेल्टा जी डिपेंड करता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर। कोई दिक्कत? पोटेंशियल स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता है। और अभी प्रूफ हो गया कि रिएक्शन को एक सेट ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ लिखे तो पोटेंशियल आया माइनस 1.2 वोल्ट, माइनस 0.12 वोल्ट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज किए, फिर वही बात, फिर सेम पोटेंशियल आ गया, एग्जैक्टली सेम, कोई अंतर नहीं। क्यों ऐसा हुआ अब ये देख लेते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि देखो फाइनल आंसर में ये हो गया 4 और ये डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर ये है 2 और ये है डिवाइडेड बाय 1।
तो 4/2 कितना हो गया, 2/1 के बराबर हो गया। और सब कुछ सेम है, log 10 है, इधर भी log 10 है, 0.06 है, इधर भी 0.06 है। तो होता क्या है, जब तुम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज करते हो तो दो चीजें चेंज होता है। क्या? एक एन फैक्टर चेंज हो जाता है। देखो बच्चों, एन फैक्टर पे ध्यान दो, एन फैक्टर चेंज हो गया, कोई दिक्कत? और क्या चेंज होता है? क्यू चेंज हो जाता है। जैसे ही तुम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज किए, क्यू चेंज हो गया। देखो क्यू चेंज हो गया, क्यू है 10⁴, 10⁻²। और एन फैक्टर क्यू, ये दोनों इस तरीके से चेंज होते हैं कि नेट आंसर सेम रह जाता है। ये देखो, ये जो क्यू है ना, यही 10 का पावर जो है, तो वही तो इधर 4 बन के आया है, और एन फैक्टर इधर डिवाइडेड में 2 है। यहां पर क्यू में जो था 10 का पावर 2, वही 2 इधर आया है, और ये जो 1 था वही एन फैक्टर बन के इधर आया है। तो एन फैक्टर और क्यू अपने आप को इस तरीके से चेंज करते हैं स्टोइकोमेट्रिक चेंज करने पर, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज करने पर, कि पोटेंशियल अनचेंज्ड रह जाता है। यह बात हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था, आज प्रूफ कर दिया। तुम लोगों को लग रहा होगा पता नहीं सर झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आज उसको हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है। एन फैक्टर और क्यू अपने आप को इस तरीके से चेंज करते हैं कि नेट आंसर सेम रह जाता है। ठीक है बच्चों, चलो इसके आगे की कहानी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।